नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ में अवैध खनन के दौरान चाल धंसा, 4 लोगों की मौत, कई और के दबे होने की आशंका, ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के रामगढ़ के कूजूकर्मा कोलियारी में आज शनिवार सुबह एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। अवैध कोयला खनन के दौरान अचानक चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वे मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हादसा सीसीएल के लीज एरिया कर्मा परियोजना में हुई है। बताया जा रहा है कि महू आतुंगड़ी के गांव के कई ग्रामीण शनिवार सुबह कोयला चोरी करने के लिए यहां पहुंचे थे। इसी दौरान कोयले का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। सभी ने मिलकर 3 शवों को मलबे से बाहर निकाला। मृतकों की पहचान मोहम्मद इम्तियाज यसीन अंसारी के पुत्र रामेश्वर बेसरा और उनकी पत्नी अनीता देवी के रूप में की गई है। एक शव अभी भी मलबे के अंदर फंसा हुआ है, जिसे निकालने का प्रयास जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पेलोडर लगाकर शवों को हटाने और बचाव कार्य तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर घटना के बाद लोग नाराज हो गए। जेएलकेएम के नेता बिहारी महतो के नेतृत्व में ग्रामीण भारी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए और मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे शवों को उठाने नहीं देंगे। गोड्डा में सांप काटने से 2 बच्चों की मौत, एक ही परिवार के थे दोनों। अस्पताल में जाने की जगह झाड़ फूंक के लिए ले गए परिजन। गोड्डा प्रखंड के सैदापुर गांव में एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की सांप के डसने से मौत हो गई। मृतक बच्चों की मां प्रियंका कुमारी ने बताया कि शुक्रवार की रात उनके दोनों बच्चे खाना खाकर घर में अलग अलग जगहों पर सो रहे थे। रात के अंधेरे में एक जहरीले सांप ने दोनों बच्चों को डस लिया। सांप के काटने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें पहले झाड़ फूंक करवाने के लिए ले गए। हालांकि झाड़ फूंक से कोई सुधार नहीं होने पर परिवार के सदस्य बच्चों को लेकर गोड्डा सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 6 वर्षीय आदित्य कुमार ने रात में ही दम तोड़ दिया। परिजन आदित्य के शव को लेकर घर वापस चले गए। वहीं बच्ची का अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। उसे भागलपुर ले जाया जाता, इससे पहले सुबह करीब 4 बजे बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। कोडरमा के साई इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की पिटाई, नोट्स की कॉपी पानी से भींगा, आग बबूला हुए प्रिंसिपल, यूकेजी के छात्र को बेरहमी से पीटा। कोडरमा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल असनाबाद के प्रिंसिपल ने यूकेजी के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना शुक्रवार की है। परिजनों ने आज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल रितेश कुमार ने 7 वर्षीय छात्र राजकुमार को इसलिए पीटा क्योंकि उसने अपनी नोट्स को कॉपी पानी में भिगो दिया था। प्रिंसिपल ने डंडे से इतनी बेरहमी से पिटाई की कि बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। कुछ जगहों पर चमड़ा तक फट गया है। दरअसल पीड़ित छात्र के मामा भानु सिंह ने बताया कि वे शुक्रवार शाम को अचानक स्कूल पहुंचे थे। वहां उन्हें पता चला कि प्रिंसिपल ने उनके भांजे की पिटाई की है। बच्चे को तुरंत नवलशाही स्थित एक निजी क्लिनिक ले जाया गया। छात्र के परिजनों ने शनिवार को नवलशाही थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी शशि भूषण कुमार ने कहा कि आवेदन मिलते ही स्कूल संचालक और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में अगले 72 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट। रांची में 177% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 7 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। अगले 72 घंटों का राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहने का संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज देर शाम तक 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है, जबकि 7 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आज गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 जुलाई को रांची में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में भी इसी दिन भारी बारिश हो सकती है। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में तो बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 10 जुलाई तक अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 7 जुलाई को सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां जिले में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में रांची समेत झारखंड के उत्तरी हिस्सों, खासकर संथाल, परगना,
उत्तर छोटा नागपुर और कोलाहन प्रमंडल के जिलों में बारिश का असर ज्यादा रहेगा। हालांकि 7 जुलाई की शाम से राज्य में मानसून की सक्रियता कुछ कम हो सकती है। जमशेदपुर में अमूल के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान खाक, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका, दमकल की कई गाड़ियां जुटी। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में स्थित अमूल प्रोडक्ट के बड़े गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। यह घटना सुबह करीब 7 बजे मानगो सिमुलडांगा में NH 33 के किनारे स्थित गोदाम में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अभी नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक यह गोदाम सहकारी दूध वितरण संघ लिमिटेड के नाम से संचालित होता है। यह लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह के वक्त अचानक गोदाम से धुआं और आग की लपटें उठनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि इसका धुआं करीब 2 किलोमीटर के दायरे तक फैल गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। आग की सूचना मिलते ही एमजीएम थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारी अरुण कुमार यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 7-8 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि आग इतनी विकराल थी कि घंटों की मशक्कत के बाद भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल कर्मी लगातार आग पर पानी के बौछारें कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। मिहिजाम में NH 419 पर भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, चालक की मौत, 2 घायल। मिहिजाम में राष्ट्रीय राजमार्ग 419 पर कानगोई के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार से आ रही एक हुंडई i20 कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार के चालक और वाहन मालिक भागलपुर के सुल्तानगंज निवासी 39 वर्षीय रितेश कुमार की मौके पर मौत हो गई। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार का एयरबैग खुलने के बावजूद चालक की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के समय कार में 3 लोग सवार थे। घायलों में मिहिजाम कानगोई निवासी संतोष सिंह समेत 2 अन्य शामिल हैं। दोनों घायलों को जमताड़ा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विजय भंडारी ने बताया कि हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों ने लगभग आधे घंटे तक घटनास्थल पर पहुंचकर सिर्फ पूछताछ की है, जिसके बाद पुलिस जीप में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। नेतरहाट विद्यालय में पहली बार बोर्ड एग्जाम में छात्र हुए फेल, मंत्री रामदास सोरेन ने दिए जांच के आदेश। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस साल की CBSE बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के 5 छात्र फेल हो गए। 10वीं में 1 और 12वीं में 4 छात्रों को असफलता का सामना करना पड़ा। इस गिरते प्रदर्शन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने गहरी चिंता जताई है और जांच के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को रांची के धुरवा स्थित MDI भवन में हुई नेतरहाट विद्यालय समिति की बैठक में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि विद्यालय का स्तर लगातार वर्ष 2010 के बाद से गिरता जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्ववर्ती छात्रों की एक कमेटी बनाकर विद्यालय में 1 सप्ताह तक रहकर फेल हुए छात्रों के पढ़ाई के स्तर का आकलन किया जाए और रिपोर्ट सौंपे। बैठक में बताया गया कि स्कूल में शिक्षकों के 42 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 18 शिक्षक ही कार्यरत हैं। मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। मुहर्रम पर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 1000 जवान होंगे तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी। झारखंड में 6 जुलाई को मुहर्रम पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था में 1000 जवानों की तैनाती की है। रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन पुलिस, इको टीम, टीयर गैस पार्टी, रंगीन पानी का टैंकर, ब्रज वाहन और फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन और वीडियो कैमरे का भी इस्तेमाल होगा। उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इधर मुहर्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में भी आंशिक बदलाव किए गए हैं। विभिन्न अखाड़ों से निकलने वाले जुलूस के दौरान निजी व यात्री वाहनों का परिचालन सुबह 10 बजे से जुलूस के खत्म होने तक प्रभावित रहेगा। वहीं JBVNL ने राज्य भर के सभी अभियंताओं को मुहर्रम के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति करने और SOP का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इसी आलोक में रांची के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने सभी कार्यपालक सहायक व कनीय अभियंता को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। कर्मा खदान हादसा, बाबूलाल का सरकार पर तीखा हमला, बोले हर जान का देना होगा हिसाब। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ के कर्मा प्रोजेक्ट में हुए दर्दनाक हादसे पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह खबर सुनकर मन अत्यंत व्यथित और आक्रोशित है। कोयले की अवैध खदान में कई श्रमिक भाइयों के दबे होने की आशंका है। मैं ईश्वर से उनकी सलामती की प्रार्थना करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। यह मौत का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। इस सरकार को हर एक जान का हिसाब देना होगा। बाबूलाल ने आगे कहा कि यह कोई हादसा नहीं, यह हत्या है। यह हत्या उस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार की लापरवाही से हुई है, जो दिन के उजाले में चल रहे इस अवैध कारोबार से अपनी आंखें मूंद बैठी है। कब तक झारखंड के गरीब यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे? रामगढ़ हो या धनबाद, हजारीबाग हो या बोकारो, मौत का यह काला कारोबार फल फूल रहा है और सरकार दावा करती है कि उसे कुछ पता नहीं है। हर एक जान की जिम्मेदार यह राज्य सरकार है। कोडरमा थर्मल प्लांट के ऐश पॉन्ड में फंसे 2 जंगली हाथी, रेस्क्यू टीम बंगाल से रवाना। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के विस्तारीकरण कार्य के दौरान निर्माणाधीन ऐश पॉन्ड में 2 जंगली हाथियों के फंसने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों हाथी झुंड से अलग होकर प्लांट परिसर में दाखिल हुए और ऐश पॉन्ड के अंदर जाकर फंस गए। चूंकि ऐश पॉन्ड के चारों ओर 25 से 30 फीट ऊंचे मिट्टी के बॉन्ड बनाए गए हैं, इसलिए हाथियों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। यह घटना उस समय प्रकाश में आई जब स्थानीय लोगों ने ऐश पॉन्ड के अंदर 2 विशालकाय हाथियों को देखा। अचानक हाथियों की मौजूदगी से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। वन विभाग की टीम रेंजर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और ड्रोन कैमरों की मदद से हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। हाथियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल के बाकुंडा से लेकर विशेष प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है। प्लांट के चीफ इंजीनियर मनोज ठाकुर ने घटनास्थल का मुआयना किया और स्थानीय लोगों से अपील की कि वे ऐश पॉन्ड क्षेत्र से दूर रहें। उन्होंने बताया कि हाथियों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसके लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 प्रतिष्ठित कारोबारियों के इकलौते बेटों की मौत। राजगंज स्थित डोमनपुर के समीप शनिवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में धनबाद के 2 प्रतिष्ठित व्यवसायियों के इकलौते बेटों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान साहिल कृष्णानी और अनमोल सिंह के रूप में की गई है। साहिल कृष्णानी धनबाद के बिग बाजार स्थित प्रसिद्ध रेमंड शोरूम के मालिक विशाल कृष्णानी का इकलौता बेटा था। वहीं अनमोल सिंह जोड़ा फाटक निवासी मोटर पार्ट्स व्यवसायी हरदयाल सिंह का पुत्र था। दोनों युवक कोलकाता में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और शुक्रवार को ही धनबाद लौटे थे। घटना के संबंध में समाजसेवी शांतनु चंद्रा ने बताया कि शनिवार की सुबह दोनों i20 वाहन से निकले थे। इसी दौरान राजगंज के गोल्डन पेट्रोल पंप के समीप कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इधर दोनों युवकों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। SMMCH परिसर में शुभचिंतकों और व्यवसायियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कई प्रमुख व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। जल्द बजेगी निकाय चुनाव की डुगडुगी, कल्याण विभाग ने सीएम के पास पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा। राज्य सरकार अब जल्द झारखंड में नगर निकायों का चुनाव कराएगी। सरकार के शीर्ष स्तर पर यह सैद्धांतिक सहमति बनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के एक पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी। उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद पर भी साथ साथ नियुक्ति होगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त के बगैर निकायों का चुनाव संभव नहीं है। मतदाता सूची का प्रकाशन, वार्डों और बूथों का गठन, ईवीएम की उपलब्धता जैसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। इन नियुक्तियों के बाद राज्य में नगर निकायों के चुनाव की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। फिर बरसात के बाद और दुर्गा पूजा से पूर्व राज्य में निकायों के चुनाव करा लेने की कोशिश की गई है। जानकारी के अनुसार
कतिपय संवैधानिक व वैधानिक कारणों से भी सरकार ने अब निकाय चुनाव को नहीं लटकाने का फैसला किया है। जनवरी 2016 में पूर्व पार्षद रोशनी खलको द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार को 4 महीने के अंदर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उस दिन मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव खुद अदालत में उपस्थित होकर कोर्ट को 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 4 महीने की तिथि 16 मई को ही समाप्त हो गई। बिरसा मुंडा जेल परिसर में सरना झंडा लगाने की अनुमति के लिए डीसी को सौंपा ज्ञापन। प्रकृति पूजक सरना धर्मावलंबियों ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा परिसर में सरना झंडा स्थापित करने की अनुमति मांगी है। सरना धर्म प्रार्थना सभा रांची महानगर के अध्यक्ष सुभानी तिग्गा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री से मुलाकात की और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार परिसर में सरना झंडा गाड़ने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने आग्रह किया है कि धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास कारा परिसर में सरना झंडा स्थापित किया जाए। यह झंडा आदिवासियों की आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि सरना धर्मावलंबियों का आध्यात्मिक ध्वज भी है, जो कैदियों के जीवन में प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण का संचार करता है। ज्ञापन में कहा गया कि इस पहल का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों में आध्यात्मिक जागृति पैदा करना है, उनके मन में शांति और भाईचारा पैदा कर उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। खुंटी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पीएलएफआई के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कामयाबी मिली है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बकसपुर झंडा टोंगरी जंगल से पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए उग्रवादियों में गेंद्रर बारला उर्फ लादेन, असीम तोपनो और अजीत तोपनो उर्फ डूडा शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और पीएलएफआई का 13 पर्चा जब्त किया है। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी पीएलएफआई के उग्रवादी बकसपुर झंडा टोंगरी जंगल में जुटे हुए हैं। इसके बाद एसडीपीओ तुरपा क्रिस्टोफर करकट्टा की अगुवाई में छापेमारी टीम बनाई गई और मौके से तीनों उग्रवादियों को धर दबोचा गया। पूछताछ में गिरफ्तार उग्रवादियों ने 26 मई की रात रायकेरा और स्टॉल के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगे रोलर को जलाने की घटना में शामिल होने की बात कबूल की है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा से की मुलाकात, परिजनों से ली स्वास्थ्य की जानकारी। रांची के दीपाटोल स्थित क्यूरेस्टा अस्पताल में इलाजरत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा से राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विमल लकड़ा की पत्नी कांति विमल लकड़ा और समाजसेवी अनिल अमिताभ पन्ना ने घटना की विस्तृत जानकारी ली। विमल लकड़ा के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की टीम उनके बेहतर इलाज और देखभाल में दिन रात लगी हुई है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विमल लकड़ा को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवारजनों के बीच पहले की तरह हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें। कोडरमा में चाचा ने भतीजे को चाकू से गोदा, अतड़ियां तक बाहर निकाल दी। झारखंड के कोडरमा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के सतगावा प्रखंड में चाचा ने भतीजे को चाकुओं से गोद डाला। चाकुओं का वार इतना भीषण था कि भतीजे की अतड़ियां बाहर निकल आईं। मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक जमीन को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्साए चाचा ने चाकू लिया और भतीजे के पेट में मार दिया। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के बीच कई साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। शुक्रवार की रात भी इसी बात पर विवाद बढ़ गया। 3 लोगों ने सनोज पांडे की पिटाई कर दी। चाचा ने पेट में चाकू मार दिया, इससे उसकी अतड़ी बाहर निकल गई। स्थानीय लोगों की मदद से सनोज को रात में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावा लाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी चाचा घर से फरार हो गया। बाबा मंदिर में श्रावणी मेला के दौरान हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम, 11 जुलाई से गूंजेगा बोलबम। बाबा नगरी देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी अंतिम चरण में है। 11 जुलाई से शहर में बोलबम का नारा गूंजेगा। इसे लेकर डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने पुरोहित समाज के साथ एक अहम बैठक की है। बाबा मंदिर के प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली है। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंदिर प्रशासन, पुरोहित समाज और जिला प्रशासन के बीच सहमति बनी है। बैठक की अध्यक्षता डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेला संचालन में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस बार हाई रिजोल्यूशन AI कैमरे से सुरक्षा होगी। VIP को विशेष दर्शन नहीं मिलेगा और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। बताया गया कि श्रावणी मेले में आने वाले 80% भक्त पुरोहितों के घरों में रुकते हैं। ऐसे में बिजली, पानी, साफ सफाई, स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों और चिकित्सकों की व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने की मांग उठी। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर
सुरेश भारद्वाज ने मेंटेनेंस के नाम पर बिजली संकट का मामला उठाया। इस पर डीसी ने कार्यपालक अभियंता को जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को सभा के पदाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करने और अपना संपर्क नंबर साझा करने को कहा है। शराब घोटाले में बड़ा खुलासा। झारखंड छत्तीसगढ़ के अफसरों को 90 करोड़ रुपए का कमीशन दे चुका था प्रिज्म होलोग्राफी का एमडी। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में सामने आया कि प्रिज्म होलोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक विधु गुप्ता ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के अफसरों को नकली होलोग्राम की आपूर्ति के एवज में लगभग 90 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। विधु गुप्ता को 2 जुलाई को एसीबी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी अब इस फर्जीवाड़े से जुड़े वित्तीय दस्तावेज और कमीशन वितरण से संबंधित सबूत जुटा रही है और जांच में यह भी सामने आया है कि विधु गुप्ता को झारखंड में होलोग्राम सप्लाई का काम दिलाने में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन उत्पाद सचिव अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया और झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे की मुख्य भूमिका थी। गुप्ता ने 35 पैसे प्रति होलोग्राम की दर से करीब 52 करोड़ नकली होलोग्राम की आपूर्ति की है। इसके लिए उसने 9% की दर से अफसरों को कमीशन दिया है। पूरा रैकेट सिंघानिया और त्रिपाठी के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा था। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित नई उत्पाद नीति लागू की थी। इस नीति को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को परामर्शदाता के रूप में चुना गया था, जिसके एमडी अरुणपति त्रिपाठी थे। यहीं से पूरे घोटाले की बुनियाद रखी गई। रांची में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। नौकरी व नेटवर्किंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, कई हिरासत में। राजधानी के केतारी बगान घाट रोड पर झारखंड पुलिस की सीआईडी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर सैकड़ों युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार RHI नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के बैनर तले युवाओं से 20,000 से 25,000 रुपए की वसूली कर फर्जी प्रशिक्षण और रोजगार देने का झांसा दिया जा रहा था। सीआईडी को मिली शिकायतों के बाद इस गिरोह के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें कंपनी के कई पदाधिकारी और जुड़े लोग हिरासत में लिए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यह गिरोह पिछले कई वर्षों से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से आए बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी, सरकारी और प्रोजेक्ट मार्केटिंग कार्य का लालच देकर ठगी कर रहा था। पलामू के पांकी में पति की पिटाई से पत्नी की मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पांकी थाना क्षेत्र के छापर में पति की पिटाई से पत्नी की मौत हो गई। मृतका की पहचान रीता देवी के रूप में की गई है। महिला की मां ने अपने दामाद अशोक सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने पांकी थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि 22 जून की रात किसी मामूली विवाद के बाद अशोक सिंह ने शराब के नशे में रीता देवी की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल रीता देवी को पहले स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर रांची स्थित रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन को दी गई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वक्फ कानून। केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 90 दिन का समय मिलेगा। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़ा हुआ है। नए नियमों के तहत एक केंद्रीयकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें देश भर की वक्फ का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, नया पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव, खातों की जानकारी देना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों को दर्ज करना शामिल है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधक अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए OTP से लॉगिन करके पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। इसके बाद वक्फ और उसकी संपत्ति का विवरण अपलोड कर सकेगा। चाकुलिया में 2 बाइक में हुई टक्कर, 3 घायल, CHC में भर्ती। चाकुलिया नगर पंचायत के हवाई पट्टी से रेलवे अंडरपास जाने वाली सड़क पर पुराना PHED कार्यालय के पास शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में माचाडीहा गांव निवासी गुराई मांडी और श्याम मांडी घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर स्वाति कुमारी ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया। जानकारी के मुताबिक माचाडीहा के 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर चाकुलिया बाजार जा रहे थे। इसी दौरान एक अन्य बाइक के साथ उनकी टक्कर हो गई। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं, वहीं एक युवक को हल्की चोट आई है।
कमीशनखोरी के आरोप में प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश। ग्रामीण विकास विभाग ने कमीशनखोरी के आरोप में मुसाबनी और घाटशिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर लगे कमीशनखोरी के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। विभाग ने इससे संबंधित आदेश पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को दिया है। मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग में मुसाबनी प्रखंड विकास पदाधिकारी अदिति शर्मा और घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी यूनिका शर्मा के खिलाफ योजनाओं में कमीशन लेने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता बबलू सोरेन ने यह आरोप लगाया कि दोनों ही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा योजनाओं में अलग अलग दर से कमीशन की वसूली की जाती है। नकली शराब, फर्जी लेवल और कागजात, तस्करों ने किया है बड़ा नेटवर्क। कार्रवाई में कई खुलासे। पलामू में तस्करों ने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। यह नेटवर्क नकली शराब, फर्जी लेवल और शराब से जुड़े फर्जी कागजात को तैयार कर रही है। इनका नेटवर्क झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। शराब तस्करों ने खुद से ब्रांड नाम तैयार किया है। यह ब्रांड नाम देश में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। दरअसल उत्पाद विभाग ने पलामू के हरिहरगंज के इलाके में गुरुवार को अवैध शराब को लेकर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 1335 पेटी शराब बरामद किया गया था। जांच में यह पता चला कि शराब डुप्लीकेट है और बोतल पर जिस ब्रांड का लेबल लगा हुआ है वह कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। बोतल पर लिखी गई सारी जानकारी फर्जी थी और शराब भी डुप्लीकेट था। पलामू में ट्रक बाइक में टक्कर, युवक की मौत। 4th ग्रेड की नौकरी का फॉर्म भरकर लौट रहा था, ड्राइवर फरार। पलामू के मेदिनीनगर पाकी मेन रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह दर्दनाक घटना हुई है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में की गई, जो लसलीगंज थाना क्षेत्र के परशुराम खाप गांव का निवासी था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पंकज कुमार मेदिनीनगर हेड पोस्ट ऑफिस में 4th ग्रेड की नौकरी का फॉर्म भरकर अपने घर लौट रहा था। परिजनों को रात करीब 9 बजे इस दुखद घटना की सूचना मिली। पंकज मेदिनीनगर से लसलीगंज की ओर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि पंकज का हेलमेट पूरी तरह से फट गया और सिर कुचलने से उसकी मौके पर मौत हो गई। हाईकोर्ट ने कहा, विधवा बहू व बच्चे ससुराल से भरण पोषण के हकदार। विधवा को ससुराल की कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला, आय का कोई स्रोत नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे ससुर और देवर से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं यदि वे स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं और ससुराल वालों के पास पैतृक संपत्ति मौजूद है। जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में ससुर और देवर की अपील याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें विधवा को 3000 और उसके 2 नाबालिग बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की गवाही और दस्तावेजों की जांच के बाद ये आदेश पारित किया था, जो विधि सम्मत है। कोर्ट ने पाया कि पति की मृत्यु के बाद भी विधवा को ससुराल के संयुक्त कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला है, जबकि पति का हिस्सा अब भी अपीलकर्ताओं के कब्जे में है। निचली अदालत ने यह भी माना है कि विधवा के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह अपने पैतृक घर में रह रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।